अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज हम पॉडकास्ट सीरीज का जो है आगाज कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान आते रहेंगे और मुख्तलिफ शोबे के मेहमान आते रहेंगे और हम उनकी जो है एक सक्सेस स्टोरी या उनके मुतालिक जान पाएंगे इस सीरीज में। तो आज हम आगाज कर रहे हैं पहली एपिसोड हमारी जो पॉडकास्ट सीरीज है उसका। एक हमारे पास बहुत जाने माने बहुत जाने मानी शख्सियत, ठीक है, जिनकी खिदमत प्रोसेस इंजीनियरिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर में वो अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया और कराची से, और अपने प्रोफेशन का भी आगाज़ वहीं कराची से किया। बाकी तफसील उनसे इंशाल्लाह लेते रहेंगे दौरान गुफ्तगू। ठीक है, वो अभी ओमान में काम कर रहे हैं एज अ प्रोसेस इंजीनियर। तो ये हमारे मोहम्मद शोएब अहमद अंसारी साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी सर, क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए, आपका खैरियत है? फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो मुख्तसरन इंटरव्यू, एक इंट्रोडक्शन हमने व्यूअर्स को बताया है। हम जानना चाहेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन नाजरीन को भी कराएं तफसील से। आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आपने कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया, ये ज़रा नाजरीन को तफसील बताइए। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी इकलाक भाई ने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद शोएब अहमद अंसारी है और मैंने अपनी तालीम का आगाज़ कराची यूनिवर्सिटी से किया। मैंने 2018 में कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करी, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और उसके बाद ही हमारा फिर जॉब का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले मैंने एक लोकल इंजीनियरिंग फर्म पाकिस्तान की, अब तो वो अच्छी खासी मशहूर हो गई है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के नाम से, पीईसी के नाम से जानी जाती है। अगर जो लोग कराची में रहते हैं उनको नीपा के ऊपर वो फ्लाईओवर के पास ही उसका ऑफिस बना हुआ है। तो वहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने तकरीबन 2 साल काम किया। फिर उसके बाद अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी और एक बाइको रिफाइनरी के नाम से, जिसको आप सिनर्जी को जाना जाता है, उसका एक रिवैम्प हो रहा था। तो उसके लिए बाइको ने अपना एक डिज़ाइन हाउस बनाया। तो वहाँ पे काम करने का मौका मिला, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे मैंने रिफाइनरी यूटिलिटीज में एक 2 साल 2.5 साल काम किया। हमारी डिज़ाइन टीम थी। हम रिफाइनरी में नहीं बैठते थे, हम यहाँ कराची के अंदर ही शाह फसल पे हमने एक जगह ऑफिस लिया हुआ था। तकरीबन 60-70 लोगों का वहाँ पे, उसको हमने फील्ड ऑफिस का नाम दिया था, ओरियन हाउस फील्ड ऑफिस। और वहाँ पे तकरीबन 2-2.5 साल रहे। लेकिन जैसे आपको पता है पाकिस्तान के हालात रहे, डॉलर ने एकदम से पीक किया, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो शेल करना पड़ा कंपनी को। सही। तो उस वजह से वहाँ के मोस्टली लोग फिर इधर उधर निकलना शुरू हो गए और इधर उधर दिखना शुरू हुआ। और अल्लाह का बड़ा करना था कि मुझे यहाँ ओमान में अपॉर्चुनिटी सही। एक हमारे जो पुराने डिपार्टमेंट मैनेजर थे जिस कंपनी में मैं हूँ, उनका नाम आदिल अल्लावाती। सही। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी लिंक्डइन के ऊपर कि उनको प्रोसेस इंजीनियर चाहिए, तो उसी पे मैंने सीवी दी। तो फिर देखें यहाँ पे आ गए, एमईसी में आ गए, मस्कत इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी में, और अब माशाल्लाह तकरीबन 2.25 साल होने आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और अच्छा, ये आपसे तफसील से जानेंगे, ठीक है, आपका ओमान में आना। तो मैं शुरुआत करता हूँ आपकी तालीम से। तालीम आपने बैचलर इंजीनियरिंग कराची यूनिवर्सिटी से 2018 में पास आउट दिसंबर। उसके बाद आपको क्या मुश्किलात आई एज अगर आप फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट हैं, तो आपने किस तरह जॉब हंटिंग स्टार्ट की? ठीक है, आपने, क्योंकि इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ एरियाज है। तो आपने किस तरह डिजाइनिंग, एक बहुत ही मेहनत वाला काम ही है, पढ़ने वाला काम है, ठीक है, एक बारीकी वाला काम है, उसमें किस तरह आपने अपना कैरियर शुरू किया? क्या इंस्पिरेशन मिली आपने? ये जरा तफसील से बताइएगा, ताकि जो हमारे जूनियर इंजीनियर या अभी रिसेंटली पास आउट हो रहे हैं उनको बहुत सपोर्ट मिल जाएगी आपकी इस चीज से। तो मुझे एक ब्रीफ बताइएगा। बिल्कुल।
तो जब हम यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर में थे तो उस वक्त मैं अभी भी उनको टीचर्स को बहुत वो करता हूँ, उनका नाम सर एहसन और इत्तेफाक के बाद एक और सर का नाम भी सर शुएब था। तो इन दोनों ने, क्योंकि डिज़ाइन इंजीनियरिंग में वो हमको पढ़ाते थे, लेक्चरर थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर के स्टार्ट में डिज़ाइन फॉर्म में बहुत काम किए थे उन्होंने। तो उन्होंने थर्ड ईयर में हमको एक गाइडेंस देना शुरू करी कि जो है असल केमिकल इंजीनियरिंग, असल प्रोसेस इंजीनियरिंग इज नॉट गोइंग टू ऑपरेशंस, और वहाँ पे आप जाके 10 बंदों को मैनेज करें इस रिलेटेड टू डिज़ाइन। तो उन्होंने एक, सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि डिज़ाइन का कीड़ा वहाँ से आया। और आपको, और कराची यूनिवर्सिटी वैसे ही बहुत मशहूर है डिज़ाइन के लोगों को करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे सर फसी साहब और जो मैंने बताया एहसन और सर शुएब, इन लोगों ने एक बताया कि भाई डिज़ाइन की भी अपॉर्चुनिटी है। और इसी को देखते हुए जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो भी मैंने फिर डिज़ाइन का ही से ही रिलेटेड लिया, rather than any रिसर्च और एनीथिंग एल्स। अच्छा। तो वो एक डिज़ाइन, वहाँ से समझा डिज़ाइन का सिलसिला शुरू हुआ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जॉब के लिए। और कुछ ऐसा था कि क्योंकि मैंने बताया कि सर एहसन और शुएब का ताल्लुकात थे, डिफरेंट फर्म्स में उन्होंने काम किया था। तो उसी में से एक फर्म जिसका नाम पीसी है, उन्होंने उनको बोला कि यार हम वी नीड सम फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो मतलब हमारा जो इंटरव्यू है वो एक तरह से देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी नहीं अरेंज करा। सही कुछ तकरीबन टॉप के 8-10 लड़कों का उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू करवाया। अच्छा, मतलब अगर मैं समराइज इस तरह करूं कि आपको ड्यूरिंग अपने जो फाइनल ईयर का थीसिस था उसके दौरान ही आपको एहसास हो गया था, या पहले मतलब चूज थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में चूज कर ली थी फील्ड कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। ये माशाल्लाह बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस तरह की कि जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनको पहले से डायरेक्शन दी जाए कि इस तरह आप मूव कर सकते हैं, ताकि वो दुश्वारी ना हो पास आउट करने के बाद। वो काम लोग पास आउट के बाद स्टार्ट करते हैं तो फिर वो 6 महीने 8 महीने उनको ऐसी बातें चीजें समझने में, ये एक लेसन लर्न होगा व्यूअर्स के लिए भी, मेरे लिए भी बिलखसूसन, कि हमारी जो एक प्रोफेशनल अवेयरनेस है या जॉब हंटिंग के लिए हमें शुरू से अपनी जो जूनियर्स हैं उनको एम्फसाइज करना चाहिए, उनको डायरेक्शन बतानी चाहिए कि यहाँ पर स्कोप है। इसको हम कैरियर काउंसलिंग भी बोलते हैं। कैरियर काउंसलिंग इसका भी इम्पोर्टेंट है। जी अमूमन हो रहा होगा ये यूनिवर्सिटीज में, लेकिन लैग करती है ये चीज पाकिस्तान के लैग करती है पाकिस्तान, बिल्कुल ये चीज सही लैग करती है। तो ऐसा रहा सीन, तो वहाँ पे हुआ और अल्लाह के फजल से आई थिंक यूनिवर्सिटी खत्म होने से पहले ही मेरी जॉब लग गई थी माशाल्लाह। तो 1 महीना तो मैं यूनिवर्सिटी लेके आ गई थी। तो मतलब जॉब के दौरान मैंने आगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का अपना थीसिस प्रेजेंट किया। अच्छा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी रही, और क्योंकि वो मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो भी डिजाइन से रिलेटेड था, तो और एक अवेयरनेस आगे डिजाइन की, तो जो पहली जॉब थी उसमें बड़ी आसानी हुई। और जाहिर सी बात है जो पहली जॉब होती है वहीं पे बंदा सीखता है। बिल्कुल। आपने कितना अरसा काम किया वहाँ पीसी में? पीसी में मैंने तकरीबन 2-2.5 साल मैंने काम किया। तो वहाँ पर बहुत आपने मेहनत की होगी शुरू के दिनों में, जब तक पहली जॉब में बंदा। बिल्कुल, पहली जॉब का देखिए फ्रेश ग्रेजुएट्स कंपनियां इसलिए कोई भी पिक करती हैं कि उनके अंदर एक एंथुसियाज्म होता है काम करने का, जो कि मोस्टली आज जाहिर सी बात है जब आप 6-7-8 साल को जाते हैं तो बंदा थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि फैमिली होती है आपकी, उसको टाइम देना होता है, तो बिल्कुल तो कंपनी को आप टाइम नहीं दे पाते होते। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था पीसी का कि वो उन्होंने फ्रेश ग्रेजुएट लिए, और फिर डिफरेंट फील्ड का, जैसे मैंने हमारा तो जिक्र होता रहता है कि नेमत फील्ड का एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। यूपी की नेमत फील्ड, उसके एसबिल्ड के लिए मैं गया, और वो नेमत फील्ड ऐसी है कि उसके अंदर तकरीबन 5 फेजेस है। अच्छा। और उसका पहला प्लान 1960 का है और आखिरी प्लान 2017 का था। बेहतरीन। तो जिस तरह की चीजें या इंस्ट्रूमेंटेशंस कहें आप, या जिस तरह के डिजाइन के अंदर चेंज आए 1960 से लेकर 2015 तक, वो सारे देखने को मिले। क्योंकि उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी चीजें, क्योंकि उस वक्त हम जब एसबिल्ड करने के लिए गए थे, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी बहुत फर्क होगा 1960 और 2016 टेक्नोलॉजी के अंदर के। आपको पता है कि पहले जमाने में ये पाइप रैक का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, सारी पाइपें नीचे करती थी, और फिर बाकी फ्लेयर देखे, जैसे आपको पता है कि एक जैसे मैं प्रेशर ट्रांसमीटर की बात देखूं, वो कितना चेंज हुआ है, वो 1960 का देखेंगे और 2015 का देखेंगे तो बड़ा आसानी हुई कि फिर कहीं भी जाके बता सकते हैं कि यार ये प्रेशर है, ये पहले जमाने में स्टार्ट होता। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है कि बहुत सी चीजें जो है वो दूसरी जगहों से उतर के आई हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एक प्रॉब्लम होती है, बहुत कम चीजें हैं जो हमारे पास आप कह सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश लगी हो, या
उसी के लिए वो डिजाइन हुआ। मतलब कहीं और प्लांट लगा हुआ है, वहां से डिस्मेंटल करके आप यहाँ बिल्कुल। लगा रहे हैं। पाकिस्तान में अमूमन पाकिस्तान में वो मोस्टली इस तरह का आ काम रहे है। हैं नए न्यू ब्रांड, मतलब जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत कम आते हैं, ऐसी बात भी नहीं आते हैं। जैसे एमईसी के अंदर ही काम करा, वो पीसी के अंदर ही काम करने का मौका मिला मुझे। हमारी पेट्रोलियम की एक नई फील्ड लग रही थी, जब हम काम कर रहे थे उस वक्त उसका नाम GTH था, प्रोसेसिंग फैसिलिटी। अच्छा अच्छा। गोरू टीपू ये ढेरकी में लगा रहे थे। ये भी गैस प्रोसेसिंग 200 mm CFD, 200 mm, 200 mm बहुत बड़ा। बेहतरीन। लेकिन उसके बाद उसका नाम उन्होंने चेंज करके सच्चर गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी कर दिया। तो GTH के नाम से अब वो नहीं जानी जाती, सच्चर के नाम से, सच के नाम से, फैसिलिटी के नाम से वो जानी जाती है। सही, तो वो ब्रांड न्यू थी, उसके अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम भी था, उसके अंदर अमाइन भी था, और वो एक प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। अच्छा, वो आपका मतलब वो डिफाइनिंग प्रोजेक्ट था, मैं बोलता हूँ कि उससे, क्योंकि वो हमने ग्रूमिंग उससे हुई, आपने चीजें वहां से ज्यादा सीखी, क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट की थी। बेसिक इंजीनियरिंग से हमने फिर देखे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और उसको, और जो भी सीनियर्स थे हमारे साथ। अच्छा, वो गैस स्वीटनिंग यूनिट था। बिल्कुल, गैस स्वीटनिंग, मतलब वहाँ पे ना CO2 बहुत ज्यादा थी, तकरीबन 40% CO2 थी। तो मेम्ब्रेन भी एक के लिए हमने मेम्ब्रेन प्रपोज हुई हुई थी इनिशियली, फिर दूसरे के लिए हमने मेम्ब्रेन प्लस अमाइन का एक कॉम्बो बनाया और सारी चीजें करी। मतलब उसकी हमने कॉन्सेप्चुअल भी करी और उसके आगे आगे फिर हमने उसकी फीड भी करी, क्योंकि पैकेज आइटम तो जाहिर सी बात है लाइसेंसर या वेंडर लाइसेंसर एक प्रोवाइड करते हैं आपको पूरा इसके। हम बैलेंस ऑफ द प्लान कर रहे थे, लेकिन जब यूटिलिटीज फ्लेयर और तमाम चीजें रहती हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। मतलब कैरियर का डिफाइनिंग मोमेंट था एक वो। और एक और प्रोजेक्ट मुझे जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो मैं समझता हूँ कि जो PEC में मुझे मिला, वो एक था इराक का प्रोजेक्ट था। अच्छा अच्छा। उसमें एक वो भी एक तरह का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था, उसका नाम अर्ली प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा रहे थे। सही सही। तो एक हाई S2S थी वहाँ पे, और उसके लिए मतलब उसमें इंटेंट उनकी यही थी कि वो गैस को रिमूव करें, और मतलब उनकी कोई ऑयल की स्पेक थी नहीं, लेकिन वो गैस थोड़ी सी वो चाहते थे कि S2S थोड़ी निकाल लें वो लोग। सही तो वो भी एक जीरो से प्लान था, लेकिन उसमें ये था कि वो ब्रांड न्यू इक्विपमेंट नहीं ला रहे थे, उनके पास कुछ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट पड़े हुए थे, तो उसमें रेटिंग करने का भी मौका मिला। क्योंकि आपको पता है डिजाइनिंग कोई करो तो आप ग्रीन फील्ड आसान होती है, लेकिन आप लॉन्ग फील्ड मॉडिफिकेशन में जब जाते हैं कि आपके पास एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट हो, उसको देखते हुए आप रेटिंग वगैरह ये सारी चीजें। बिल्कुल, वो वहाँ पे PEC में बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, PEC में मतलब मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट था। बिल्कुल, पाकिस्तान के भी और ईरान, पाकिस्तान भी आप लोग प्रोजेक्ट देख रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, बेहतरीन। ये व्यूअर्स के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव है कि हम पाकिस्तान में बैठ के, कराची में बैठ के अब तो बहुत बाकी दुनिया के काम भी कर रहे हैं कराची। अब तो जैसे कि IELTS अपना लो कॉस्ट सेंटर खोला हुआ है। अच्छा। और जब हम पाकिस्तान में थे इस वक्त नहीं था वो, या आखिरी में खुलना शुरू हुआ था। तो अब तो पाकिस्तान में अच्छी बात है कि चीजें डिजाइन की बहुत आ रही हैं। सही और है। लाहौर के अंदर भी, मगर अभी वहाँ पर जो मुझे इतलात मिल रही है वक्तन क्योंकि इन टच रहते हैं पाकिस्तान में, प्रोफेशनल जो इंजीनियर्स हैं या एक्सपीरियंस इंजीनियर हैं, उनकी काफी कमी हो गई है, किल्लत हो गई है। देखिए वो कुछ मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो आपको पता है इसके ऊपर। क्योंकि जो क्रीम है, जो मतलब यूं समझ लें, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर वो बाहर मुमालिक में सर्व कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज वहां सर अंजाम दे रहे हैं। इसकी वजह तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और बहुत सी चीजें, वो चांसेस नहीं मिलते, एक्सप्लोरेशन नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं होती, बहुत और भी इसमें है अनासर शामिल है। अच्छा सर जी, दूसरा हम आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे, बाइको में आपने यहाँ बोसीकोर, जिसका पुराना नाम बोसीकोर नाम सिनर्जी को है, ये तीसरा नाम सिनर्जी को, वहां पर आपने किस तरह कैरियर अपना स्टार्ट किया और उसका मुझे जरा बताइएगा। तो जब PEC में थे तो जाहिर सी बात है आखिरी दिनों में इंटरव्यू की कॉल आई बाइको से, बाइको बना, वो बताया कि बाइको एक अपना फील्ड ऑफिस बना रहा था। सही। मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि वो किसी को फील्ड का काम आउटसोर्स करें इंजीनियरिंग कंपनी को, क्योंकि वो समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक्सपर्टीज नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसमें उन्होंने बाहर से लोगों को बुलाया, जिसमें हमारे पास कोरिया से लोग आए, पाकिस्तानी लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, उनको वापस बुलाया। मतलब उनको अच्छी ऑफर तरीके वो वापस आए, जैसे कि कोरिया से जो होंडा बहुत बड़ी कंपनी है HEC, वहां से 2-3 लोग आए, और जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे या जिनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस था, 8-9 साल का मिडिल ईस्ट के अंदर, जैकब जैसी कंपनी, मोल्डिंग जैसी कंपनी, वहां से लोग वापस आए। और जाहिर सी बात उसको फील्ड हाउस को बनाने वाले उमैर भाई खुद UK के थे, उन्होंने UK में फॉस्टर व्हीलर और उसमें काम किया था। वो भी खुद है, वो तो इनिशिएटर थे इस डिजाइन हाउस के,
तो वो आए और मतलब बहुत एक आप समझें कि एक वास्ट एक्सपीरियंस मिला हम लोगों को जो हम वहाँ पे जो हमारे बाकी साथ मेरे साथ जो बाकी जो डिफरेंट इंजीनियर्स थे, क्योंकि लोग कोरिया से भी आए हुए थे और वर्ल्ड से भी, इवन वर्ल्ड नेदरलैंड से भी लोग हमारे पास आए हुए थे। अच्छा अच्छा। तो और फिर ऐसी बात जो पाइपिंग और इलेक्ट्रिकल के थे वो भी अच्छी अच्छी जगहों से आए हुए थे, जैसे पीपीएल से एक साहब आए हुए थे, हुनैन साहब, और मैकेनिकल के भी आए हुए थे, सिविल के भी आए हुए थे। तो एक बहुत अच्छा रहा कि जो उन्होंने डिजाइन हाउस बनाया बाहर से लोग जो के इस तरह के काम पहले कर चुके थे। कितनी बड़ी टीम थी, नंबर अगर आप बता सकें? तकरीबन 60 लोगों की टीम थी। 60 लोगों का फील्ड ऑफिस सब डिसिप्लिन मिला के उसके अंदर प्रोसेस, मैकेनिकल, पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल डिजाइनर वगैरह सब मिला के तकरीबन हम लोग तकरीबन 60। अच्छा, ये बनाने का मकसद ये था कि आप खुद डिजाइन फील्ड ऑफिस क्योंकि वो एक रीलोकेशन प्रोजेक्ट था, उसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुई थी पीछे, तो उसमें बहुत सी चीजें थी ऐसी, तो उन्होंने बोला कि हम उसकी फील्ड खुद करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान में और कोई कंसल्टेंसी है जो इस तरह की चीजें डील कर रही हो, या आपने इसी मकसद से बनाई थी कि अगर पाकिस्तान में नहीं है, हमें बाहर देंगे तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा? एक इन्होंने पूरा एक कॉस्ट एस्टिमेशन की थी इस चीज की कि देखिए, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर रिफाइनिंग का काम नहीं होता। सही। अगर आप मैं पीसी की बात करूं, डेस्कॉन की बात करूं, जेल की बात करूं, एनआर की भी कर दीजिएगा। एनआर ने तो ईपीआरएफ का सारी चीजें हैं, लेकिन ये कि एनआर के तो सारे लोग तो सब जा चुके थे ना। अब जो लोग वहाँ मौजूद, उन्होंने कभी रिफाइनिंग का काम देखा नहीं था। तो रिफाइनिंग का काम पाकिस्तान में काफी अर्से से, मतलब आखिरी काम ईपीआरएफ के ही हुए होंगे, बाकी तो आप छोटी मोटी एमओसी के ही हुए होंगे काम पाकिस्तान के अंदर, बाकी तो कोई काम नहीं हुए। तो जो मकसद था लोगों को बाहर से बुलाने का, वो यही था कि बहुत ऐसे लोग भी थे, जैसे कि मैं नाम देता हूँ, नुमान यूसुफ एक थे, तो उन्होंने तकरीबन 3 हाइड्रोटीटर के प्रोजेक्ट किए हुए थे कोरिया के अंदर, डिटेल इंजीनियरिंग की हुई थी। तो ऐसी बात है, ये सब एक्सपीरियंस को देखते हुए सारे लोग, क्योंकि हम लोग भी जो प्रोजेक्ट था बाइकों का, उसमें यही था, क्योंकि वो बाइको एक हाइड्रोस्कीमिंग रिफाइनरी थी, हम उसको जो है कन्वर्जन रिफाइनरी में लेके जा रहे थे। उसके अंदर हाइड्रोट्रीटर्स लगा रहे थे कि हम यूरो 5 की कंप्लायंस मीट कर सकें। और फिर उसमें जो सेकंड फेज में आगे जाके एफसीसी और वीडीओ और एफसीसी लगाने के भी प्लान थे, जिससे आप अपनी जो यील्ड है गैसोलीन की और डीजल की उसको इंक्रीज करने, और रिफाइनरी का जो उसको बोलते हैं रिफाइनरी ग्रॉस मार्जिन, वो आपका इंक्रीज हो रिफाइनरी। तो क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है कि आपको पता है कि जैसे फ्यूल ऑयल है, पाकिस्तान में फ्यूल ऑयल का ऐसा है कि फ्यूल ऑयल के अंदर एस्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हमारे पास इतने कोई रेगुलेशन है नहीं, तो कंपनी तो उसमें हम बहुत ज्यादा एस्ट्रेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से कोई हमसे वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। इसमें अब सिर्फ बाइकों की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल पार्क और सबकी बात करें तो सर्दियों में ऐसा हो जाता है कि आपके पास आपको रिफाइनरी इसलिए बंद करना पड़ी है क्योंकि आपके फ्यूल ऑयल के टैंक भर गए। और एक अगर आप क्रूड का एक कट देखें नॉर्मल, तो उसके अंदर तकरीबन 30 to 40% फ्यूल ऑयल आ रहा होता है। सही। तो जाहिर सी बात, और उसकी कोई मार्केट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो वो आपको एक लो कॉस्ट के ऊपर ही लोगों को देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको उससे रेगुलेशंस की पाकिस्तान के अंदर कमी है, आपको पता है कि उससे सस्ता पेट्रोल या फिर उससे सस्ता फ्यूल ऑयल बाहर से मिल जा रहा है, लो सल्फर वाला। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन थी। और एफसीसी लगाने का मकसद ही बाइकों का यही था कि वही फ्यूल ऑयल को हम एफसीसी में इस्तेमाल करें। अच्छा, एफसीसी भी वहाँ लगा रहे थे आप? एफसीसी भी उस प्रोजेक्ट का पार्ट माशाल्लाह। तो फेज 2। अच्छा, ये मैं आपकी जो है बात काट रहा हूँ, ये मुझे बताइएगा कि जिस काम के लिए आपने वो टीम बनाई थी वो पाए तकमील हुआ? नहीं, वो मैं आ रहा हूँ उसको। तो क्योंकि देखिए असल में रिफाइनरी के अंदर ना एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूटिलिटीज। गैस प्लांट, जो लोग गैस प्लांट को जानते हैं उसके लिए यूटिलिटीज इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती। सही। बहुत कम इंस्ट्रूमेंट है और बाकी सारी होती है, लेकिन अगर आप रिफाइनरी की बात करें तो उसमें कूलिंग वाटर एक मेजर रोल प्ले करती है, स्टीम सिस्टम बहुत मेजर रोल प्ले करता है। स्टीम के अंदर भी आप लेट डाउन स्टेशन, एचपी स्टीम, एमपी स्टीम, उसकी पूरी एक बॉयलर की साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे कुछ क्योंकि अच्छा, और यूटिलिटी एक तरह का ओपन आर्ट है, कोई बैठ कर डिजाइन कर सकता है उसको। और हमारे पास ऐसी चीज था, क्योंकि ये एक रीलोकेटेड प्रोजेक्ट था बाइकों का, वो एक रिफाइनरी है यूके की, मर्को रिफाइनरी, वहां से वो एफसीसी और हाइड्रोट्रीटर लेके आ रहे थे। सही। जो चीज नहीं लेके आ रहे थे वो यूटिलिटीज थी। अच्छा, यूटिलिटीज आप खुद वो डिजाइन कर रहे थे, और प्रोक्योरमेंट ये सारी आईपीसी आप खुद करते हैं? हाँ, लेकिन ये था कि उसमें हमको जो हम एफसीसी और हाइड्रोट्रीटर लेके आ रहे थे उसमें हमको मोस्टली हुकअप इंजीनियरिंग करनी थी। अच्छा, इंटीग्रेट करना सिस्टम के साथ, लेकिन उसके लिए जो यूटिलिटीज चाहिए थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो होंगी तो जाहिर सी बात है वो प्लान चलेंगे। तो हमारे जो इनिशियल फेजेस थे, जो हमने प्रोजेक्ट को 5 फेज के अंदर डाला हुआ था, उसमें जो इनिशियल फेजेस थे हमारे वो यूटिलिटी डेवलपमेंट के ही थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने यूटिलिटी को 0 से 5K या 5X या फिर
4x तक अपग्रेड करते रहेंगे मुख्तलिफ फेजेस के अंदर, और फिर उसी तरह से 1 हाइड्रोटीटर, 2 हाइड्रोटीटर, फिर FCC, फिर उसके डाउनस्ट्रीम के यूनिट लगाते हैं। इस तरह फेज डिवाइड हुए थे उसके। सही सही। तो लेकिन क्योंकि FCC एक तरह की एक कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट है और उसके अंदर वेंडर और जो कैटलिस्ट है उसका इनपुट बहुत जरूरी है। सही। तो उसकी जो समझे देखें इस तरह की जो लाइसेंस प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें आपको पहले एक जिसको हम बोलते हैं PDP, प्रोसेस डिजाइन पैकेज बनाना पड़ता है, जो कि आपको लाइसेंस से बना के देता है। वो मोस्टली प्रोसेस से ही रिलेटेड होता है, उसमें बाकी डिसिप्लिन का इनपुट नहीं होता, लेकिन उसमें HNMB वगैरह सब चीजें वही दे रहा होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसी ने गारंटी देनी होती है। और क्योंकि वो चीज हम उनको ऐसी बात है, उसका जो कैटलिस्ट जो वहाँ पे पहले चला हुआ था, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो शायद तो KBR का चला हुआ था, कॉकलिश का KBR का था भाई, मे बी आई एम नॉट, ठीक है जो भी था तो उसमें था, लेकिन तो उसका वहां से वो चीज आनी थी, उसका वो PDP करता तो हम आगे उसकी फीड करते हैं। सही सही। तो हमारे जो इनिशियल फेजेस थे वो यूटिलिटीज के थे, और तकरीबन हमने यूटिलिटीज की तो पूरी फ्रंट एंड इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट कर दी थी। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग यूटिलिटीज की हमने पूरी कंप्लीट की थी, पहले हमने कॉन्सेप्चुअल करी थी। सही और इसके बाद फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में हमने यूटिलिटीज की पूरी की थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुल्क प्रोजेक्ट शेल्फ हो गया किसी वजूहत के बिना पे, जो कंपनी की मतलब मुल्क की वजूहत थी। आपको पता है कि डॉलर ने एकदम से स्पाइक लिया और तमाम चीजें थी, तो उसको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, फिर आपने डिसीजन लिया मूव करने का? तो सब मौजूद तो सबने डिसीजन लगा, लगा ये समझे कि इंडिविजुअल तो नहीं बोलूंगा, सबका अपना अपना डिसीजन था। सही सही। तो फिर जाहिर सी बात है लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया, और फिर देखें वहाँ से मुझे MEC में बेहतरीन। अच्छा, आपकी तीसरी जॉब यहाँ MEC में? बिल्कुल, मेरी तीसरी जॉब जो थी वो MEC की। अच्छा, उसके लिए भी हम मालूम करना चाहेंगे, व्यूअर्स सुनना चाहेंगे आपकी सक्सेस स्टोरीज के। यहाँ पर इतने एक्सपीरियंस का बंदा फॉरेन में जॉब लेना बहुत मुश्किल है। चूंकि मैं खुद प्रोसेस इंजीनियर हूँ, ठीक है, मुझे इन चीज़ों का पता है, तो मैं चाहूँगा आप इस चीज़ को भी इलेबोरेट करें, यहाँ व्यूअर्स को बताएं। देखें आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना था जब यहाँ पर आए? जब मैं यहाँ पे आया था ओमान के अंदर, तो तकरीबन मेरा एक्सपीरियंस 4.5 साल का था, इससे ज्यादा नहीं था मेरा एक्सपीरियंस। सही। ठीक है, हमने भी सुना था कि जो है कि आप 5-6 साल से पहले आपको मिडिल ईस्ट अलाउ नहीं करता ड्यू टू क्लाइंट और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये है कि मतलब ये होता है कि ना कि वो एक बैरियर होता है ना आपका, कि जब आप किसी को CV भेजते हैं और उसमें जब जो आपका जो पहला इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, उसमें अगर आपका नंबर ऑफ ईयर और एक्सपीरियंस नहीं बैठ पा रहा, तो वो फिर आप इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाए ना। सही सही। तो ये तो जब तक हम इंटरव्यू तक नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज है कंपनी को। तो इतना कोई स्टूडेंट वो नहीं है कि 6 साल 5 साल का ही होना चाहिए, लेकिन ये है कि आपको फर्स्ट टू हैव द इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हो गए, आपने जो CV मतलब कंपनी को तो उसमें फायदा ये हुआ कि हमारी जो CV ले रहे थे वो वहाँ के प्रोसेस डिपार्टमेंट के मैनेजर खुद दे रहे थे CV। अच्छा, माशाल्लाह। कोई HR को उन्होंने नहीं थी, तो पहली स्क्रीनिंग मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने की थी खुद। सही सही। तो उसमें शायद आपको पता लगा करनी होता है सारी चीजें, तो उसमें इस तरह आगे तो इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में ऐसी बात है चीजें अच्छी रही बिल्कुल माशाल्लाह, और फिर उसके बाद ही सारी ऑफर तो, लेकिन अब बहुत चेंज हो रहा है। हाँ। पहले सुनते थे कि 4-5 साल से पहले आपको मिडिल ईस्ट अलाउ नहीं करता, फिर बाइकों के बहुत अच्छे लड़के थे जो कि 3-4 साल के एक्सपीरियंस पे वो कोरिया भी गए, वो होंडा कोरिया के अंदर जो 4-5 जो गए हैं बाइकों के साथ ही काम करते थे वो, और उनका भी एक्सपीरियंस 4 साल और 5 साल मतलब साथ ही थे सारे, और उन्होंने भी HSC ने भी एट द एंड ऑफ द डे खोला, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, क्योंकि हर कोई अब एक तरह की समझे कॉस्ट कटिंग और उसके सिलसिले में जा रहा है। आपको पता है कि 8 साल का 10 साल का एक बंदा मंगाएंगे कहीं से भी, तो उसको आपने एक नंबर देना है, बेंचमार्क नंबर, और होता है 4-5 साल वाला कम पैसों पे आ सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप 4 साल का एक्सपीरियंस लेके 10 साल की चीजें सीख ली हो, नहीं जरूरी नहीं, एक्सपोजर आपका बहुत अच्छा रहा हो। जो इंटरव्यूअर जो 10 साल वाले एक कैंडिडेट में चीजें एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन मीट हो गई तो आपको चांस मिल गया। मैं इसको इस तरह अगर लेके चलूं, ये गलत नहीं होगा। देखिए ये तो उसका जवाब आर्यन नवाज ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि बाद में फिर कोरिया भी बहुत से लोग गए, सब चीजें गए, तो अगर हम एक इंडिविजुअल की मिसाल लें तो शायद आपकी बात सही हो, लेकिन फिर बहुत से लोग जाना शुरू, बहुत सारे इधर उधर भी गए। फिर उसके बाद अभी दुबई में भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस काफी इजीली जॉब मिल जा रही है, तो उसका मतलब ये कि एक चेंज आ रहा है।
ये कॉम्पिटेंसी भी हो सकती है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी मिडिल ईस्ट में जिस तरह एक्सप्लोरेशन बढ़ गई है। कोविड के बाद आपको पता चला कि जी मार्केट दोबारा ओपन हुई है तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिला है। अच्छा, बेहतरीन सर जी। और दूसरा हमें ये आगाह कीजिएगा, चूंकि आप यहाँ ओमान में 1-1.5 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह का एनवायरनमेंट काम करने का, अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूं, कि ताकि व्यूअर्स को ये पता चल सके कि जो पाकिस्तान में सर्व कर रहा है, जो स्किल्स वहां पर वो एनहेंस कर रहे हैं, यहाँ ओमान में किस तरह का काम हो रहा है, ताकि वो जो हमें सुनने वाले हैं या जो जूनियर इंजीनियर्स हैं वो उन एरियाज को कवर करें, ठीक है, वो हमें बताइएगा। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अपस्ट्रीम मतलब पाइपलाइंस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मोस्टली उसकी मतलब यहाँ पे आके मुझे बड़ा शौक लगा जब मैं यहाँ पे आया और देखा कि मैंने कि पाइपलाइन का अलग डिपार्टमेंट है, पाइपलाइन का अलग डिपार्टमेंट है। हाँ। तो मेरा तो कुछ फिर मैंने सोचा कि पाइपलाइन का डिपार्टमेंट क्या है, ये तो हमने पाकिस्तान में नहीं देखा। दोनों एक साथ ही होते हैं, पाइपलाइन। सही। तो यहाँ पे अंदाजा हुआ कि क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे इतनी हाइड्रोलिक्स पाइपलाइन होती थी, जैसे कि पार्को की जो बड़ी लाइन लगी हुई है 42 इंच वाली जो पूरा लेके जाती है, वो उसकी इंजीनियरिंग बात वो इंजीनियरिंग तो थी, लेकिन ये है कि यहाँ कराची से कोटा दूर जी की लाइन जो डली हुई है, जिसके सारा काम मोस्टली एनआर ने किया है। तो लेकिन वो इतना नहीं है पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट ना पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहाँ पे आगे पाइपलाइन का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो फिर पाइपलाइन की हाइड्रोलिक्स और फिर यहाँ पे आगे मैं समझता हूँ कि मुझे जो चीज मैंने पाकिस्तान में इतनी नहीं करी थी वो थी ट्रांजिएंट एनालिसिस, ट्रांजिएंट हाइड्रोलिक एनालिसिस, जो पाइपलाइंस की जो मोस्टली थी वो मुझे बड़ा करने का मौका मिला। गैस की लाइन का भी, मल्टीफेज लाइन का भी और लिक्विड का भी, क्योंकि ये काम मोस्टली पाकिस्तान में मोस्टली आउटसोर्स हो रहा था या पिछले नंबर जो खुद करी होती थी, आपने देखा भी होगा। तो इस तरह का था, तो ये अपॉर्चुनिटी यही चीज मुझे यहाँ पे अच्छी मिली। बाकी तो बेसिक आपको बताया कि आपको बेसिक हाइड्रोलिक्स और बाकी बेसिक इक्विपमेंट साइजिंग का आपको इन है, तो आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं आप? सेम पाकिस्तान इंजीनियर ट्रांजिएंट स्टडी के लिए। ट्रांजिएंट नहीं होती पाकिस्तान में, तो होती है लेकिन हर कोई जैसे कि ट्रांजिएंट के 2-3 बहुत, जैसे एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है ओल्गा मल्टीफेज के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। बाकी एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पाइपलाइन स्टूडियो, हाँ वहाँ जिसको लोग पाकिस्तान में टीजी नेट और टीएल नेट के नाम से जानते हैं। सही। तो इसको ट्रांजिएंट गैस नेटवर्क और ट्रांजिएंट लिक्विड नेटवर्क। तो लेकिन मतलब पाइपलाइन स्टूडियो का ये कि आप 2 फेज लाइन एक साथ नहीं कर सकते, या तो गैस हो या फिर लिक्विड हो। अच्छा और लेकिन ओल्गा उसमें आप सिंगल फेज भी कर सकते हैं, 2 फेज भी कर सकते हैं ओल्गा। और क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान में मोस्टली कॉर्ड सॉफ्टवेयर बहुत इस्तेमाल होता है हाइड्रोलिक करने के लिए, वो पाइपिंग के लिए, पाइप फ्लो लाइन के लिए, पाइपलाइन मतलब, लेकिन पाकिस्तान में लोग हर काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको। सही। लेकिन ये कि यहाँ पे पाइप सिम का बहुत पाइप सिम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है यहाँ पे हाइड्रोलिक करने के लिए, अगर आपको स्टडी स्टेट हाइड्रोलिक करनी है। सही। तो बाकी द थिंग इज दैट सॉफ्टवेयर कोई भी हो, अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे कि किस तरह करता है सॉफ्टवेयर इंटरफेरेंस, तो आप बस 4-5 घंटे में भी बैठ के सीख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ये कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपने कर सकते, कि आपने कहाँ प्रेशर डालना है, कहाँ फ्लो डालना है, तो तभी आप एक हाइड्रोलिक्स को सही से रन कर सकते हैं। सही। तो ये चीज है, मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं बोलूंगा जो पाकिस्तान में नहीं देखा हो यहाँ पे आके हो जाए, इस तरह का नहीं है। पाकिस्तान इस मामले में दुनिया के साथ ही चल रहा है। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, हम कहीं पर तो के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अच्छा है, अच्छा इस तरह से सही। और क्या आपके वो यहाँ पर ऑयल एंड गैस सेक्टर का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं ओमान में? अभी भी हमारे पास चूंकि पाकिस्तान में इस तरह के हैं स्किल्ड लोग हैं जो ख्वाहिश कर रहे हैं फॉरेन का एक्सपोजर लेने की, यहाँ पर काम करने की, तो अगले 5 साल में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर और वैक्यूम बनेगा, जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, प्रोसेस इंजीनियर यहाँ आ सकते हैं, उनको किस तरह आप देख रहे हैं? अगर आप देखें, क्योंकि आप भी यहाँ पे ओमान में रह रहे हैं, आप मेरी बात को सेकंड करेंगे कि जो ओमान का जो ऑयल का सिस्टम है या ऑयल का जो नेटवर्क है वो एज कम्पेयर टू अबू धाबी या एज कम्पेयर टू सऊदीया बहुत छोटा है। सही। इसीलिए यहाँ पे बहुत कम इंजीनियरिंग फर्म्स हैं और तमाम चीज़ें। अगर आप अबू धाबी और सऊदीया में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन है इंजीनियरिंग फर्म्स का, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज जो डिजाइन हुई है वो अपने ऑयल रिजर्व सोर्स के बेस के ऊपर किया हुआ है। बिल्कुल। तो ओमान में अच्छा है, ओमान के अंदर
आजकल जो ओमान है वो मुख्य ओमान, आपको मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि ओमान एलएनजी का सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर कतर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। तो एलएनजी का यहाँ पे काम है। लेकिन मोस्टली आपको पता है वो एलएनजी के काम जो है वो मोस्टली जो उनके वेंडर या पैकेजर्स हैं वही कर रहे होते हैं, लेकिन है काम है LNG का। और फिर अभी रिसेंटली एक नया एलएनजी का भी ये लोग एक बंकर स्टेशन लगाने जा रहे हैं सही एलएनजी का, और वो भी एक लगने वाला है, और उसका भी पूरा एक प्लान, एक नया प्लान एलएनजी का जा रहे हैं। और अभी अगर आप लेटेस्ट डेवलपमेंट देखेंगे तो जो ओमान है उसकी जो भी चीजें वो थोड़ी शिफ्ट हुई हैं, वो हाइड्रोजन प्लांट्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं आप। और क्योंकि दुनिया जा रही है हाइड्रोजन प्लांट के ऊपर, जैसे आपको पता है कार्बन कैप्चर और हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एयर लिक्विड भी एक कंपनी है जो हाइड्रोजन का यहाँ प्रोजेक्ट लगा है। जी बिल्कुल, उन्हीं को शायद फीड अवार्ड किए हैं। तो वो चीजें हैं, जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है उस तरह ओमान भी चेंज हो रहा है। सही। और नेचुरल गैस की यहाँ पर है एक्सप्लोरेशन, नेचुरल गैस, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर गैस प्रोसेसिंग का हम लोगों ने काम किया है, या जो वहाँ पर प्रोसेस इंजीनियर काम कर रहे हैं वो नेचुरल गैस की। वहाँ पे हमारे पास जो रिजर्व है पाकिस्तान के वो मोस्टली गैस के हैं, और उसके साथ कैरी ओवर या एसोसिएटेड कंडेंसेट आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। सही, यहाँ पे जो है कि वो कैरी ओवर गैस आ रही है, बाकी क्रूड है, बाकी तो क्रूड ही है। तो लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जो यहाँ पे गैस अच्छी खासी मिकदार में है, लेकिन इस नॉट दैट मच। सही, ये पूरे मिडिल ईस्ट का यही सिचुएशन है, गैस प्रोसेसिंग कम है और बिल्कुल क्रूड है। ऐसा नहीं है कि कम ये नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान से अभी भी वो गैस प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा निस्बतन पाकिस्तान में अभी भी ज्यादा है प्रोडक्शन ज्यादा है, मगर इनके मुकाबले में अगर हम गैस ऑयल रेशियो देखें तो वो कम। बिल्कुल। तो इस तरह का सीन है। सही। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, ठीक है। और व्यूअर्स ने भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, और हम एक्सपेक्ट करेंगे व्यूअर्स को अगर कोई सवाल है इसके मुतालिक या कोई और सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में प्रोसेस इंजीनियरिंग में, तो हमें कमेंट में फीडबैक अपना दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, आपकी एक्सपर्टीज जानने का मौका मिला हमें और हमारे व्यूअर्स को। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।